हेलो बेटा जी, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कूलम्ब्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग ने क्या कर रखा है, एक कार्टेशियन प्लेन लिया है, इस पे हम लोग ने दो चार्ज लिए। एक चार्ज है ये मेरे पास Q1, इसका जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज R1, और यहाँ पे दूसरा चार्ज है हमारे पास Q2 जिसका पोजीशन वेक्टर है R2। अब हमने कूलम्ब्स लॉ को क्या लिखना है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो अब हम लोग अगर कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या होगा, इस मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन और ऐड कर दे, और डायरेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं यूनिट वेक्टर का, यानी कि आर कैप। आ रही है बात, क्लियर है बेटा कि कूलम्ब्स लॉ का अगर बात करें तो वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैग्नीट्यूड होगा अलॉन्ग विद द डायरेक्शन, और डायरेक्शन के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। क्लास 11 में हमने ये डिस्कस करा है, क्लियर है। तो अब देखिएगा कि एफ वेक्टर विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, यहाँ पे आएगा Q1 Q2 अपॉन R²। अब इस आर कैप को अगर लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ द वेक्टर। याद है क्या कर, अगर बात करें एक वेक्टर मेरे पास ए है, ठीक है, और इसका मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है, तो हम लोग क्या करते थे, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए जो भी वेक्टर है उस वेक्टर को उसी वेक्टर के मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे। आ रही है, ए कैप अगर निकालना है, एक किसी का यूनिट वेक्टर निकालना है तो आप क्या करेंगे, उस वेक्टर को उसी वेक्टर के मॉडुलस से यानी कि मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास यूनिट वेक्टर आएगा। सेम काम मैंने यहाँ पे करा, ये मेरे पास जो है दैट इज अ यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर को कैसे ले सकते हैं, वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ द वेक्टर। इतनी बताइए बेटा। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिएगा, मान लो ये वाले पॉइंट को मैंने बोला ओ, ये वाले पॉइंट को मैंने बोला ए, और ये वाले पॉइंट को बोला मैंने पॉइंट बी। इतना क्लियर है बेटा, ठीक है। अब जो फोर्स लग रही होगी वो कैसे लग रही होगी, देखिएगा Q1 पे जो फोर्स लग रही होगी, ठीक है, Q1 पे जो फोर्स लग रही होगी बिकॉज ऑफ Q2, अभी के लिए मानते हैं ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, यानी कि Q1 पे जो फोर्स लग रही होगी बेटा उसका डायरेक्शन ये होगा। इस फोर्स को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इतना क्लियर है। सिमिलरली Q2 पे जो लग रही होगी उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, तो उसको लिख रहे हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इतना क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही बेटा। अब देखिएगा एक वेक्टर जो 1 से 2 की तरफ है उसको मैं नाम दे रहा हूं R12, और जो 2 से 1 की तरफ है दैट इज R21। इतना क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब ये वाला जो ट्राइंगल है OAB, इसमें हम लोग ट्राइंगल लॉ को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, क्या ट्राइंगल लॉ को। तो देखिएगा अब ट्राइंगल लॉ क्या कहती थी, अगर दो साइड से एक ट्राइंगल की दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन द सेम ऑर्डर, तो देखिएगा ये एक मेरे पास वेक्टर है, ठीक है, इसका ऑर्डर ये है, इसी तरीके से एक वेक्टर मेरे पास ये है, इसका ऑर्डर ये है। तो अगर इनका रिजल्टेंट निकालना है तो रिजल्टेंट निकलेगा इसकी तीसरी साइड से इन द ऑपोजिट ऑर्डर, ये वाली बात आई। तो अब देखना अगर मैं लिख रहा हूं यहां से मैं यहां तक गया तो क्या होगा, ये OA वेक्टर प्लस यहां से यहां तक गया तो क्या होगा, AB वेक्टर विल बी इक्वल टू क्या होगा, OB वेक्टर। ये वाली बात समझ में आई बेटा, है ना, दिस प्लस दिस विल गिव अस दिस इन द ऑपोजिट ऑर्डर। क्लियर है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो इन चार्जेस के बीच की दूरी चाहिए। चार्जेस के बीच की दूरी का मतलब क्या चाहिए, AB वेक्टर चाहिए। तो अगर AB वेक्टर लिखें तो AB वेक्टर विल बी इक्वल टू क्या होगा, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। तो अगर AB वेक्टर लिखें तो AB वेक्टर विल बी इक्वल टू क्या होगा, OB वेक्टर। OB वेक्टर कहां पे है, यहां से यहां तक दैट इज R1 वेक्टर माइनस OA वेक्टर। OA क्या है, यहां से यहां तक यानी कि R2 वेक्टर। और AB वेक्टर क्या है, AB A से B की तरफ कौन सा वाला, R21। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं R21 वेक्टर विल बी इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये वाली बात समझ में आई। अब इस वेक्टर का अगर हमें मॉड निकालना है तो हम क्या करेंगे, R21 वेक्टर का मॉड निकालना है तो कुछ नहीं करिए, R1 माइनस R2 वेक्टर इनका मॉड निकाल दीजिए। तो दिस विल बी द मैग्नीट्यूड, है ना, ये क्या बनेगा, दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। क्लियर है, एंड दिस विल बी द वेक्टर, है ना, वेक्टर फॉर्म में ये है, और उसका अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अपने पास ये है। इतनी बता दिए। अब यहां पे वापस आते हैं अपन लोग, इस फोर्स को लिखा था जनरल फॉर्म में, अभी मान लीजिए मैं ये निकालना चाहता हूं कौन सी, F12, ये वाली फोर्स F12। क्लियर है, तो इस F12 को लिखें तो ये कैसा हो जाएगा, देखिएगा तो F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एज इट इज आ जाएगा बेटा, Q1 Q2 एज इट इज आ जाएगा जो ऊपर था। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे क्या था, R का स्क्वायर। R का स्क्वायर का मतलब इन दोनों के बीच की दूरी, और यहां से यहां तक देखें तो R21 का स्क्वायर लिख दूं मैं, आ रही है बात। तो R की जगह क्या रख रहा है, R21 का स्क्वायर, और यहां पे फिर वापस क्या था, यहां पे था वेक्टर R डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ द वेक्टर R। तो वेक्टर R क्या हो जाएगा, R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय R21 वेक्टर का मॉड, ऐसा हो जाएगा बेटा। ये वाली बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखिएगा F12 को अगर लिखना चाहे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, अब देखना ये भी मैग्नीट्यूड है और ये भी मैग्नीट्यूड है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं R21 स्क्वायर, यहाँ पे 1, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा R21 वेक्टर। ये वाली बताइए, बात समझ आए, ये भी मैग्नीट्यूड है और इसको सॉल्व करेंगे ये भी मैग्नीट्यूड है, तो ये स्क्वायर था ये 1 था, तो कितना होगा R21 का क्यूब, और ये वेक्टर एज इट इज। इतना क्लियर है।
अब अगर R21 जो अपन लोगों ने निकाला है ट्राइंगल लॉ का यूज करके, अगर उसको लिखना चाहें तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 एज इट इज। अब R21 ये मैग्नीट्यूड है, R21 मैग्नीट्यूड क्या है, R1 माइनस R2 वेक्टर विद अ मॉड, यानी कि R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर इन मॉड। अब इस पे क्यूब है तो इस पे क्यूब लगा दीजिए, इतनी बता दी। और ये क्या है, वेक्टर, तो इसका R21 वेक्टर देखो कहाँ पे है, R21 वेक्टर ये है तो ये रख दीजिए, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये वाली बताइए बेटा, ये वाली बताइए। तो इस तरीके से हम लोग ने क्या करा है, कूलम्स लॉ को पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिख लिया है। इतनी बता दीजिए बेटा, क्लियर है। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अगर बात समझ में आई है तो डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू बेटा जी।